अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के सेवन्थ पार्ट को। इस नॉवल के सेवन्थ पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मायशा की हालत थोड़ी संभली तो उसे वापस से उसे डार्क कमरे में बंद कर दिया गया। असफर ने काफ़ी एहतजाज किया जिसे अरब ने सख्ती से रद्द कर दिया। हुक्म दिया गया कि अगले 3 दिन तक अगर उसके मुंह से सच्चाई ना निकलवाई तो फिर वो करेगा गिला ना किया जाए। उस चीज़ की वजह से असफर वो 2 दिनों से मुसलसल मायशा के पास आ रही थी मगर वो उसे कुछ बता ही नहीं रही थी और आज उसके पास आखिरी दिन था। प्लीज़ मायशा अगर कुछ बताओगी तो नहीं तो खुद को मौत के मुंह में ले जाओगी। अस्पा ने परेशानी से उसके बराबर बैठते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती परी। मायशा ने कपकपाते हुए लहजे में कहकर आगे बढ़कर अस्पा को गले से लगा लिया जिसकी वजह से अस्पा के दिल में दर्द उठा। मुझे बताओ मायशा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? यहाँ तक कि तुम इस मुल्क में क्या कर रही हो? अस्पा ने नरमी से पूछा। मैं नहीं जानती अस्पा, मैं चाहती हूँ तुम बस वापस आ जाओ। सॉरी हर चीज़ के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मायशा ने सिसकते हुए कहा, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। उसने उसके मुंह उसके सामने रुमाल बढ़ाया जिसे मायशा ने थाम कर अपनी आंखें खुश की। तो तुम और तुम्हारे वालिदैन सब अचानक गायब हो गए। पुलिस ने बहुत ढूंढा मगर कुछ भी नहीं मिला। हम सब बहुत परेशान थे। फिर एक दिन दानिश गायब हो गया जिसकी वजह से उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। अगले दिन उन्हें दानिश दरवाजे के सामने खून में नहाया हुआ मिला जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। अपने बेटे की हालत देखकर वो दोनों ही बहुत तकलीफ में थे जिस पर अस्परा की आंखों से शर्मिंदगी की वजह से आंसू टूटकर गिरने लगे। दानिश ने घर आकर सब कुछ भी बताने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से पुलिस उस बारे में कोई एक्शन नहीं ले पाई और कॉलोनी के लोग भी इस हादसे के बाद खौफजदा रहने लगे। अस्परा ध्यान से उसका हर लफ्ज़ सुनने लगी। दानिश के माँ बाप की तकलीफ का ख्याल आते ही उसके दिल में घुटन सी पड़ने लगी। अचानक उन्हें अपने इकलौते बेटे को व्हील चेयर पर बैठा देखकर कैसा महसूस होता होगा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अस्परा। माशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम सबको बहुत याद किया है। अस्परा ने उसका हाथ से हिलाते हुए कहा, वैसे मैं नहीं जानती थी वो कैंटीन वाली फाइट हमारी आखिरी होगी, उसके बाद मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। माशा ने हंसते हुए कहा। तो अस्परा भी वो पल याद करके मुस्कुरा दी। तुम यहाँ वापस कैसे पहुँच गई मायशा? अस्परा ने परेशानी से पूछा जिसकी वजह से माशा के चेहरे की मुस्कुराहट चमकी। मैं, क्या ये सच है? तुम किसी के साथ मिलकर काम कर रही हो? अस्परा ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में थामते हुए पूछा। नहीं अस्परा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए लेने आई हूँ। वही तो पूछ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता चला मैं किधर हूँ? यहाँ तक कि पुलिस भी पता नहीं चला पाई कि मैं कहाँ हूँ। अस्परा ने मायशा की आंखों में देखते हुए पूछा। न्यूज़ के ज़रिए पता चला कि तुम जिंदा हो और हम के साथ हो तो नहीं, पहले तुम्हें भी क्रिमिनल समझा जाने लगा लेकिन हम सब टीचर्स, हमसायों, स्टूडेंट्स और ने एहतजाज किया कि तुम लोग अच्छे हो और आलिया आंटी की वजह से और भी सब आसान हो गया क्योंकि वो वकालत में है। लेकिन जब दानिश टूटी बिखरी हालत में घर आया तो उनकी तवज्जो सिर्फ अपने बेटे की जानिब हो गई। फिर क्या हुआ? अस्परा ने तजस्सुस से पूछा। पुलिस दानिश के साथ बात करना चाहती थी जबकि आलिया बेगम को भी सब जानने का काफ़ी तजस्सुस था। फिर जब उन्होंने तुम्हारे बारे में खबर न्यूज़ में रीड की तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ हो तो उन्होंने खुद तुम्हारे केस पर जोर दिया। फिर दानिश से पूछने पर पता चला कि कैसे तुम्हें अरहम ने पहली बार देखा, फिर बैला और तुम्हें किडनैप कराया और बात कैसे वो लोग तुम्हें अपने साथ उठा ले गए। इसके बाद आलिया आंटी ने इटली के डिपार्टमेंट के साथ रब्ता किया और वहाँ से कुछ ऑफिसर और सनान को साथ ले गए थे ताकि अरहम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। दानिश और हमसा भी ऑफिसर सनान के साथ इटली आ गए हैं तुम्हारी तलाश में। तुम जानती हो जब से तुम गई हो फातिमा और फायका भी बहुत परेशान है जिन्हें तैमूर और हमसा संभाल रहे हैं। तैमूर? अस्परा ने ना समझे से पूछा। वही जो नया लड़का आया था, उसकी मंगनी फातिमा के साथ हो गई है। मायशा ने तफसील से बताया। ओह ओह, मैं तो जानती थी वो लाजमी उसमें दिलचस्पी लेगा जब भी ऐसे प्रोटेक्टिव हो रहा था इसके मामले में। अस्परा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सोचा, मेरे पापा भी चेयरमैन हैं तो उन्होंने कुछ आदमियों को तुम्हारी तलाश में भेजा जिनके साथ छुपकर मैं भी यहाँ आ गई। हम सब ने मिलकर तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन मैंने हमको गाड़ी में जाते देखा तो मैंने और मेरे आदमियों ने उसका पीछा किया। वो शायद अल्लाह हम पर मेहरबान था। जब अरहम को पता नहीं चला हम उसकी गाड़ी का पीछा करने से उसका कासिनो, होटल और जिम्स का पता चला। मैंने अपने एक आदमी को कासिनो के अंदर भेजा मगर कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं आई क्योंकि अंदर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। फिर मुसलसल कुछ हफ्ते अरहम का कुछ पीछा करने के बाद पता चला कि वो किधर रह रहा है। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाकर तुम्हें वहाँ से भगाने की कोशिश की लेकिन वहाँ से एक आदमी निकला जिस पर मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ी। हम लोग पिछले हिस्से से घर में दाखिल हुए मगर तुम दोनों का ही नाम व निशान नहीं था। मायशा की बात पर अस्परा के जहन में अली वाला वाक़या घुमा। जब वो घर फाइल रखने आया तो हमला हुआ था लेकिन अरहम ने कहा था आदमी फ़ाइल हासिल करने आए थे। अस्परा ने ना समझी से उसकी जानिब देखा। कैसी फ़ाइल? हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। मायशा ने उससे नज़रें मिलाए बगैर कहा।
ओह तो गाइस मतलब तुम लोगों ने वापस से पार्टी पर हमला किया और वार्निंग दी? अस्पर ने एल्बर्टो वाली पार्टी याद करते हुए पूछा। हाँ, हम लोग ने धमकी दी थी ताकि अरहम को कमज़ोर करके उसके गैर कानूनी कामों का पता लगवा सकें और तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाएं। उसकी शिपमेंट्स हमने पकड़ी और पुलिस के हवाले कर दी। मतलब तुम सब लोग यहाँ मुझे बचाने आए हो? उसरा को समझ ही नहीं आ रहा था और क्या कहे। हम सब तुम्हारे लिए आए हैं, उसने नाम आंखों से कहा। मैम, विक्टर ने उसे पुकारा। हम बोलो, हमारे जाने का वक्त हो गया है। वो सपाट लहजे में बोला। ओके चलते हैं, अस्परा ने कहा, मगर वहाँ से 1 इंच भी नहीं मिली। तुम ये सब जाकर उसे बता दोगी, सही कह रही हो ना? माशा ने उदासी से दीवार के साथ पुछ लगाते हुए कहा। कोई बात नहीं, जाओ जाकर बता दो। जब अस्परा खामोश रही तो वो आंखें बंद करते हुए बोली, जिस पर अस्परा अपने दिल पर हज़ारों मन का बोझ लेकर बाहर कदम बढ़ाने लगी। मेरे पास और कोई चारा है क्या? अगर मैं ना भी बताऊँ, हो सकता है अरहम अब तक जान गया हो। मेरे इर्द गिर्द इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। अगर हरम अब तक नहीं जानता तो मैं जाकर उसे बता दूं तो वह यकीनन अपने आदमी को मेरे होम टाउन भेजेगा और मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जो मैंने होने नहीं दूंगी। अगर इस दफ़ा हरम को दानिश और बाकी सब लोगों को पता चल गया, मुझे डर है वो उन्हें ज़िंदा वापस भी नहीं जाने देगा। अस्परा खौफ से खुद में से सोचने लगी, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? इस शख्स के साथ जीना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मेरे सब अपने मुश्किल में हैं। मैं नहीं जानती मेरे वालिदैन कैसे किस हाल में है। दानिश की ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हो गई और उसे इस हालत में देखकर उसके वालिदैन का जीना बेहाल है। फातिमा और फ़ायका भी मुझे लेकर इस कदर परेशान है। ऊपर से फ़ायका का ना जाने क्या हाल हो गया होगा, ये सोच सोच कर कि हमजा ठीक हो जो मुझे बचाने दानिश के साथ यहाँ मौजूद है। माशा मेरी वजह से मौत के कुएं तक पहुँच गई, जबकि जाने उसके माँ बाप का क्या हाल होगा जब उन्हें अपनी इकलौती औलाद की हालत का पता चलेगा। ये सब लोग सब के सब मेरे लिए जान अपनी निजात हथेली में लिए हुए थे हैं ताकि मुझे इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस ले जा सकें। दूसरी तरफ एक मैं हूँ जो यहाँ इन लोगों में सब भूल कर वापस से हंसने मुस्कुराने लगी थी। भूल गई थी कि अरहम ने इस किस कदर बेरहमी से सब मुझ पर उसे छीन लिया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं चली जाऊँगी अपनी दुनिया में, कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगी। अरहम तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। तुम मॉन्स्टर हो, क्रिमिनल की दुनिया के बादशाह जिसने जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। मैम, विक्टर की आवाज़ ने उसे ख्यालों की दुनिया से हकीकत में पटका जो गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। अस्परा जल्दी से गाड़ी से निकलकर घर में दाखिल हो गई और बगैर यहाँ वहाँ देखे सीधा वॉशरूम में जाकर कोल्ड शावर लिया ताकि जहन में चलते तूफान को रोक सके। अस्परा शावर लेकर बाहर निकली तो उसकी नज़र अरहम पर पड़ी जो लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ़ था। मुझे हर प्लान ध्यान से बनाना होगा। अरहम को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ही इज़ अ वाइल्ड बीस्ट जो किसी भी गड़बड़ को सेकंड में समझ जाएगा। मेरा एक भी गलत कदम मेरे साथ साथ सबकी जान मुश्किल में डाल सकता है। अरहम मुझ पर यकीन करने लगा है। तभी मैं उस डार्क रूम में मायशा के साथ अकेली थी। मुझे यकीन नहीं यहाँ से निकलने में मदद करेगा और मैं 2 पल के लिए भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगी। और अरहम तुम्हारा ये यकीन तोड़ने में अस्परा बालों में कंघी करते हुए मिरर से अरहम को देखते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। अरहम, तुमने अपनी ज़ात का एक अलग रंग मुझे दिखाया है जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं कोई आसमान से गिरी हुई एंजल नहीं हूँ जो तुम्हें इस स्याह दुनिया से निकाल कर राह रास्त पर ले आएगी। मैं एक मामूली इंसान हूँ जो जल्द वापस से दानिश और बाकी सब के पास लौट जाएगी और मैं कल ही वो फ़ोन भी हासिल कर लूँगी जिसका मुझे दानिश ने कहा था। वो खुद से ओहद करती ड्रेसिंग टेबल से उठ गई और पलटकर अरहम की जानिब देखा जो लैपटॉप से नज़र उठाकर उसकी ही जानिब देख रहा था। अस्परा को देखते ही उसने लैपटॉप बंद किया और अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। अरहम उससे 1 इंच के फासले पर रुक गया तो अस्परा ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा जो इंतहाई प्यारा लग रहा था। वो उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर गया जिससे अस्परा का दिल ज़ोरों शोर से धड़कने लगा। उसने एक हाथ आगे बढ़ाकर अस्परा के गीले बालों को गर्दन से पीछे किया और वहाँ अपने धकते हुए लब रख दिए जिस पर अस्परा का पूरा वजूद लम्स से कपकपाया। साथ ही अरहम ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया। यू स्मेल फ्रेश एंड डिवाइन, वह सरगोशी नुमा बोलकर उसके कान की लू चूम गया जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ सामने देखा जहाँ अरहम सितारों के माने चमकती आंखों से उसे देख रहा था। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे प्लीज़। जब अरहम ने बगैर अस्परा को समझने का मौका दिए ब्राइडल स्टाइल में ऊपर उठाया तो अस्परा लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, लेकिन वह नज़रअंदाज करता उसे उठाकर ला के बेड पर उठाया जिस पर वो फिरती से उठकर बैठ गई और वो अरहम की आंखों में धड़कते दिल के साथ देखने लगी तो उसे ही देख रहा था। अरहम थोड़ा आगे बढ़ा और उसके माथे पर लब रख गया जिस पर अस्परा ने आंखें सख्ती से बंद कर दी। इस दिन जब तुमने ज़ुबैर के सामने कहा कि हम सब ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे साथ रहने पर मजबूर किया, क्या वो तुमने ऐसे ही कह दिया था या तुम सच में यही वैसा ही सोचती हो? अरहम के लफ्ज़ पर अस्परा ने झटके से अपनी आंखें खोली जो पिच डार्क ब्लैक आंखों से टकराई। साथ ही उसकी नज़र अरहम के रेडिश होंठों पर ठहरी जो उसके लबों से 1 इंच के फासले पर था।
अस्परा की मुसलसल नज़र पर अरहम के लब मुस्कुराने लगे। आई प्रॉमिस आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन किस मी। अरहम की आवाज़ पर अस्परा ने शौक से उसकी आंखों में देखा जो अब मुस्कुरा रही थी। वाट, अस्परा ने सदमे से कहा। क्या चाहती हो, दोबारा बोलूँ? वो शरारत से बोला तो अस्परा उसके चेहरे के सभी नकूश को हफ्ज करने लगी। खैर है मैडम आज। और हमने उसके सामने चुटकी बजाई जिस पर अस्परा ने उसे घूरा। मैं सब देख रही थी, तुम ज़रा सा भी प्यारे नहीं हो। वो मुंह बसोरते हुए बोली तो हमने उसकी इस बात पर कहका लगाया। अच्छा बताओ तो जो तुमने ज़ुबैर के सामने कहा था वो महज गुस्से में बोला था या सच में तुम्हारी यही ख्याल है? और हमने नरमी से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। क्या करूं? अगर सच कह दिया तो धर्म का ये रूप कहीं दूर सोएगा और उसके अंदर मॉन्स्टर जाग जाएगा। नहीं, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था, अस्परा ने धड़कते दिल के साथ कहा तो और हम उसके लबों पर झुका और मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा और फिर उसके माथे को वापस से चूमकर बेड पे से उठ गया। ये क्या तुम्हारा ये क्या था अरहम? अस्परा ने अपने बेतरतीबी होती सांसों को नॉर्मल करते हुए पूछा, क्योंकि पहले उसके लम्स में शिद्दत और पागलपन होता था जिसकी वजह से वो अस्परा के लब पर कट लाजमी छोड़ता था, लेकिन आज वो कहीं नहीं था बल्कि मोहब्बत थी। क्या क्या था? वह अनजान बनता हुआ पूछने लगा। तुम जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ? अस्परा ने गुस्से से पूछा जबकि वो नज़रअंदाज करता लैपटॉप पकड़कर काउच पर बैठ गया। नहीं, मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, वो लैपटॉप ओपन करके सुकून से बोला। अस्परा ने जब उसके चेहरे पर कोई एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं देखी तो जाने क्यों उसके दिल में तकलीफ सी उठी। कुछ नहीं, अस्परा ने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर पता नहीं क्यों उसके यूं लापरवाह बन जाने पर दिल में टेस सी उठने लगी और ना चाहते हुए भी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। क्या हुआ है? अरहम ने जब अस्परा की आवाज़ में नमी महसूस की तो जल्दी से उठकर उसके बाजू पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, अस्परा ने गुस्से से कहा। उसके हाथ अपने बाजू से झटका दिया। मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? अरहम ने उसके हाथ को सख्ती से अपने हाथ में पकड़ते हुए इंतहाई सिलकते हुए लहजे में पूछा। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता अरहम, मुझे क्या हुआ है? वो उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाई जबकि उसकी आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसा महसूस करूँ? यकीन करो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कैसा एहसास है, क्या है ये? हमने जब अस्परा के गाल पर अपना हाथ रखा तो उसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए बोलने लगी। अगर कोई मुझसे पूछे मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ तो मैं क्या हूँ? मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे लिए कोई गुड़िया हूँ जिसे तुम उठा लाए हो। जब दिल करता है, जैसा दिल करता है वैसा खेलते हो मेरे साथ। जब कभी एकदम मॉन्स्टर बन जाते हो और कभी बिल्कुल एंजल, कभी वैश्यानों की तरह मुझे टॉर्चर करते हो और कभी छूते भी इतनी नरमी से हो कि टूट ना चाहूँ। वो खुश था कहका लगाते हुए बोली। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ये चेहरा, पल में तुम मुस्कुराते हो और पल में तुम सरमहरी का लुबादा ओढ़ लेते हो। वो उसके चेहरे को देखते हुए नम लहजे में बोलने लगी। अस्परा, और हमने उसके आंसू अपनी उंगलियों के पूरे से चुनते हुए पुकारा। भूल जाओ जो भी कहा, सॉरी। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुड़िया हूँ जिसके साथ तुम बस खेलो। वो बेड से उठते हुए बोली। बस, मगर अरहम ने उसे कमर से पकड़कर पीछे की जानिब खींचा, फिर उसका रुख अपनी जानिब किया। तुम गुड़िया नहीं हो, समझ आया, और मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। वो अपनी पिच ब्लैक आंखें उसकी ब्राउन में काटते हुए बोला। हम सही कह रहे हो, अस्परा ने उसके इस हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। ओके, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की है, लेकिन यकीन करो मैंने तुम्हें कभी कोई गुड़िया समझकर नहीं खेला। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने सख्त नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो, बल्कि तुम अलग हो। योर कॉन्फिडेंस, योर स्ट्रेंथ, योर पावरफुल इमोशंस ऑल बिकम माइन। अस्परा, तुम और तुम्हारी रूह बहुत पाक है। तुम रोशनी हो और ये रोशनी मेरे अंधेरे में इस कदर शदीद थी कि जब मैं आंखें भी बंद करता था तो महसूस होती थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुरे तरीके से ट्रीट किया क्योंकि मुझे लगा ये रोशनी एक दिन चली जाएगी, मुझे वापस से अंधेरे में धकेल कर। लेकिन अस्परा, तुमने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने जितना तुम्हें खुद से दूर धकेलने की कोशिश की कि तुम इतनी शिद्दत से मेरे पास आई। तुमने हर तरफ से अंधेरा ख़त्म करके सिर्फ रोशनी बिखेर दी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची सिवाय तुम्हें अपनाने के, तुम्हारे करीब आने के। अरहम, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। आई एम सेल्फिश बास्टर्ड अस्परा हु गेट्स व्हाट ही वांट्स एंड आई वांट यू। अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। यकीन करो अस्परा, मुझे 2 पल के लिए भी दुख नहीं होगा। वो बोलकर बेड से उठ गया। और हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तुम मेरी कौन हो तो बोल देना, यू आर माई वाइफ, माई फेसी वूमन, जो शदीद किस्म की ज़िद्दी और पागल है। सवाल और बातें इस कदर करती है कि मेरे कानों से खून बहने लगता है। यकीन करो, लोगों को तुम पर यकीन नहीं बल्कि मुझ पर तरस आएगा। और हमने अस्परा के बाल बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने उसे घूरा मगर वो उसे आंख मारता कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा अपने दिल के पर हाथ रखकर धड़कनों को मामूल पर डालने लगी।
वाट ये अल्लाह, ये क्या सब क्या हो गया है? मैं इस कदर इमोशनल क्यों हो गई हूँ? और मेरे खुदा अब मैं क्या करूँ? उफ़ पागल अस्परा, सोच क्या रही हो? भागो बस, जितना जल्दी हो सके इतनी तेज़ी से भाग जाओ यहाँ से। वो बेड से उठकर लंबे लंबे सांस लेकर सोचने लगी। अगले दिन अस्परा ने नाश्ते के दौरान अरहम को मायशा के साथ हुई गुफ्तगू बता दी, लेकिन सारी नहीं, बस थोड़ी बहुत। जैसा कि वो कुछ आदमियों के साथ यहाँ अस्परा को ढूंढने आई, और जब पुलिस ने न्यूज़पेपर रीड किया तो वापस से अरहम के खिलाफ केस ओपन कर दिया है। मगर उसने गलती से भी दानिश और हमजा का नहीं बताया कि वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जिस पर अरहम ने उसकी जानिब मुत्तमिन होकर देखा और कहा कि मायशा से पता लगा कि उसके आदमी किधर किधर मौजूद हैं। जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया, तो अरहम ने उससे मजीद बताया कि उसने अपने आदमी मायशा के पेरेंट्स को पकड़ने के लिए भेज दिए हैं। जिस पर अस्परा को अफसोस हुआ, लेकिन उसने अरहम को वाज़ा नहीं होने दिया। इसके बाद अरहम नाश्ता करके घर से चला गया, जबकि अस्परा परेशानी से कहने लगी, मुझे जल्द से जल्द फ़ोन हासिल करना होगा। वो बड़बड़ाई और गार्डन एरिया की जानिब चली गई। दोपहर में तीमिया आई तो अस्परा ने उसके साथ लंच किया। फिर उन दोनों ने बहुत सारी बातें की। वो बातें करती करती घर के पिछले हिस्से की जानिब चली गई और वहाँ टहलने लगी। वहाँ खड़े गार्ड्स को अस्परा ने इन दोनों को प्राइवेसी देने को कहा, तो वो सर झुकाते हुए वहाँ से चले गए। जब वो लोग चले गए तो कुछ ही देर में तीमिया को अर्जेंट कॉल आई, तो वो भी चली गई। जिस पर अस्परा ने लाख दफ़ा शुक्रिया अदा किया और दरवाज़ा खोलकर सीधा जंगल की जानिब चलने लगी ताकि फ़ोन हासिल कर सके। या अल्लाह प्लीज़ जल्दी से बनियान का दरख्त मिल जाए। अस्परा ने दरख्त ढूंढते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। तभी काफ़ी आगे आकर उसकी नज़र बनियान के दरख्त पर पड़ी। उसके नीचे खड़े होकर उसे लगा जैसे वो सब आसमान के नीचे आ गई हो। या अल्लाह प्लीज़ यहाँ कोई कीड़े मकोड़े ना हो। वो दरख्त के इर्द गिर्द घूमते हुए बोलने लगी। उसकी नज़र ब्लैक शॉपर पर पड़ी। मिल गया, वाओ। वो चहकती हुई ज़मीन पर बैठी और शॉपर को हटाकर ज़मीन खोदने लगी। थोड़ी देर खोदने के बाद उसके हाथ में सेल आया। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और नंबर लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर था जो अस्परा ने डायल कर दिया। या अल्लाह प्लीज़ अब ये दानिश ही हो सामने। हेलो, फ़ोन से आवाज़ गूंजी। मैं हूँ दानिश। ओह गॉड, अस्परा मैं बहुत परेशान था तुम्हें लेकर। वो दानिश ने अस्परा की आवाज़ सुनकर सुकून भरा सांस खींचते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तुम प्रॉपर प्लान के साथ आओ और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। अस्परा ने वापस से घर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं ले जाऊँगा तुम्हें। तुम कैसी मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूँ दानिश, सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ दानिश। मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं ये फ़ोन किसी डस्टबिन में फेंक दूँगी और भूल जाना हम कभी वापस से मिलेंगे। अस्परा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अस्परा सब ठीक है? दानिश ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं ठीक नहीं, कभी कुछ नहीं है कुछ भी। मेरा दिमाग दिल दोनों ही अरम के सामने ख़राब होते जा रहे हैं। उसका दिल क्या वो चिल्लाए, हाँ सब ठीक है, तुम सिर्फ मैं मुझे 2 दिन में इस जगह से निकले कहीं दूर लेकर जाओ। सख्ती से बोली। ओके जैसा तुम कहो। वो नरमी से बोला, ओके मैं तुम्हें कॉल करूँगी। अस्परा ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अपने उसी कोट की पॉकेट में डालकर फ़ोन घर के करीब के पहुँच गई। फिर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने खड़े गार्ड्स ने हैरत से उसकी जानिब देखा। एक विक्टर को बुलाने भाग गया, जबकि एक तेज़ी से अस्परा की जानिब बढ़ा। मैम आपको इस जानिब जाने की इजाज़त नहीं है। गार्ड ने परेशानी से कहा, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी। अस्परा ने सामने देखते हुए कहा। जब विक्टर तेज़ी से उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था, मैम आपको इस एरिया में जाना मना है। विक्टर ने सर्द लहजे में कहा, रिलैक्स मैं सिर्फ वॉक के लिए गई थी। विक्टर में बोर हो गई थी घर पर, लेकिन आपको जाना फ़ाइन। जब अगली दफ़ा जाऊँगी तो इन्फॉर्म करके जाऊँगी, ठीक है? मैम सर नहीं मानेंगे। और वो भला क्यों? अस्परा ने आबरूज कहा, क्योंकि बाहर जहाँ ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अरहम ने कहा था बाहर कोई जानवर नहीं है, मगर और वजह भी हो सकती है इस खतरे की। ओके अगली दफ़ा गई तो बता कर जाऊँगी, अभी मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अस्परा अरहम के उठने से पहले बगैर उसे जगाए उसके हिसार से निकलकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर नीचे आ गई। अरहम और ख़ुद के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने लगी। अपनी वो नाश्ता बनाकर फारिग हुई तो अरहम भी मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अस्परा ने जल्दी से उसके लिए नाश्ता लगाया और ख़ुद वापस से किचन में चली गई ताकि साथ मोल्टन चॉकलेट के मग तैयार कर सके। तुम आ रही हो या नहीं? अरहम की आवाज़ उसकी समाज से टकराई तो उसने पलटकर उसकी जानिब देखा, जो न्यूज़पेपर रीड करने में मसरूफ़ था और नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया था। आ रही हूँ बस, अस्परा ने ऊंची आवाज़ में कहा और जल्दी से अपने हाथ चलाने लगी। और कुछ ही देर बाद वो टेबल पर मौजूद थी। अस्परा को टेबल पर मौजूद देखकर अरहम ने न्यूज़पेपर साइड पर रखा और नाश्ता लगा करने लगा। तुम आज बहुत खामोश हो, कहीं वो इस वजह से तो नहीं आज मैं शावर लिए बगैर नीचे आ गया और तुम्हें मैंने टावल लपेटने नजर नहीं आया? अरहम ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। जिस पर अस्परा ने शौक से उसकी जानिब देखा। हा वेरी फनी, बहुत हंसी आई। अस्परा ने आंखें घुमाते हुए कहा, ऐसी आंखें मत घुमाओ वरना सज़ा मिलेगी। वो उसकी जानिब देखते हुए बोला, और इस सज़ा में मैं क्या तुम मेरा गला दबाओगे या कोई और तरीका ढूंढोगे टॉर्चर करने का? अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। जिस पर अरहम ने आबरू अचकाए तो अस्परा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उससे लगा अब अरहम जाने का क्या सलूक करेगा उसके साथ, मगर उसका अगला अमल उसे शौक कर गया, क्योंकि वह खामोशी से नाश्ता करने के बगैर उसके पीछे उसके कुछ कहे उठ गया।
अस्प्रम भी बर्तन समेट कर जाके टीवी लाउंज में टीवी देखने लगी, तभी अरहम तैयार होकर वहाँ आया। अस्प्रा को लगा अब अरहम लास्ट में उस पर चिल्लाएगा, मगर वो नरमी से उस पर झुका और आहिस्ते से उसकी गर्दन पर अपना लम्ब छोड़ने लगा। मैं आज जल्दी आ जाऊँगा, कुछ अच्छा सा पहनना, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊँगा 7 बजे तक। अरहम ने उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर उसके कान के लू को चूमा और फिर उसके माथ पर अपने लब रख कर दूर हो गया। मैं आज जल्दी आ जाऊँगा, कुछ अच्छा सा पहनना, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊँगा 7 बजे तक। अरहम ने उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर उसके कान के लू चूमा और फिर लू को चूमा और फिर उसके हाथ पर अपने माथे पर अपने लब रखकर दूर हो गया। जबकि अस्परा सांस रोककर उसकी चादर देखने लगी जो घर से बाहर निकल रहा था। मुझे इस वक्त सिर्फ दानिश का सोचना चाहिए कि वो आखिर क्या प्लान बना रहा होगा। मेरा जहन बार बार अरहम को क्यों टह रहा है। मुझे खुश होना चाहिए, मैं फाइनली यहाँ से निकल जाऊँगी, लेकिन ये दिल में घुटन क्यों बढ़ती जा रही है। अरहम के साथ गुजारा वक्त क्यों याद आ रहा है। वो अपने बालों में उंगलियाँ चलाने लगी। जब ख्याल आता है वो इंसान नहीं है बल्कि गोल्ड ब्लड क्रिमिनल है, तो तभी जहन में उसकी चलती धड़कनों की आवाज़ क्यों सुनाई देने लगती है, जो मैंने अपने सर उसके सीने पर रखकर महसूस की है। आंखें बंद करके उसे खुद से कहने लगी, लेकिन धड़कने के तो लेकिन धड़कनें तो हर इंसान की चलती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। दिमाग ने दलील दी। I felt his emotions. I was too scared to reveal and witness. दिल बड़बड़ाया। Oh my God, shut up both of you. अस्प्रा अपने दिल और दिमाग दोनों पर चिल्लाई। मुझे नफरत है तुमसे अरहम, शदीद किस्म की नफरत। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने तुमसे तब्दीली देखी है, लेकिन तुम माफिया में मुलविस इंसान हो, जान लेते हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकती। अस्प्रा जल्दी से कहकर अपने कमरे में गई और कबर्ड से सेल निकाल कर दानिश का नंबर डायल करने लगी। हेलो अस्प्रा, क्या प्लान तैयार है? अस्प्रा ने जल्दी से पूछा। हाँ तैयार है, बहुत पहले का। वो सुकून से बोला। तुमने ये मुझे कल क्यों नहीं बताया था? अस्प्रा ने मेयोसी से पूछा। हमने ऐसे ही बनाया था, मगर कल कंफर्म किया है। सही बताओ क्या प्लान है? अस्प्रा ने बेसब्री से पूछा। ओके, कल तुम्हारा वहाँ आखिरी दिन है और तुम्हें वैसे ही गुजारना है जैसे अब तक गुजार रही हो, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। ओके, वो मैं जानती हूँ। गुड। कल हम अरहम को वो होटल चला देंगे जो मार्केट में है, जहाँ वो स्मगलिंग का काम करता है। दानिश से सोचते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता ये? अस्प्रा ने हैरत से पूछा। मैं सब जानता हूँ, तुम बस मुझ पर यकीन रखो और तुम वो होटल नहीं चलाओगे। वहाँ मार्केट है और आसपास इतनी दुकानें हैं, जानते हो वो लोगों की ऐसे उससे जाने भी जा सकती है। तुम ये नहीं करोगे। उसकी बात काटते हुए बोली। बच्चे 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और हम रात 9 बजे चलाएंगे, तब 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और हम रात 9 बजे चलाएंगे, तब ज़्यादा रश भी नहीं होगा। तुम आधी रात को नहीं चला सकते। अस्प्रा ने लब चबाते हुए पूछा। नहीं, आधी रात को बहुत लेट हो जाएगा, इस वक्त रोड खाली होंगे और लोग भी नहीं होंगे। हो सकता है हम इस मामले को सीरियस ना ले, फिर 9 बजे ही ठीक है। दानिश ने दलील दी। दानिश, मुझे परेशानी हो रही है, कोई और रास्ता नहीं है। अस्प्रा ने परेशान लहजे में कहा। मुझ पर यकीन करो, ऐसे अरहम वहाँ जाएगा और तुम अघेरे घर होगी, तुम्हें वहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। तो हम, लेकिन घर के सामने गार्ड्स भी तो हैं। अस्प्रा ने कमरे के चक्कर काटते हुए कहा। वो टोटल 8 गार्ड हैं, तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। वो सुकून से बोला। जिस पर अस्प्रा ने हैरत से मोबाइल को देखा। भला उसे कैसे पता 8 गार्ड हैं? तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? अस्प्रा ने लब चबाते हुए पूछा, जिस पर दानिश ने लंबा सांस खींचा। तुम्हें ऑफिसर सनान याद हैं, जिनके चेहरे पर निशान था? वो मेरे साथ हैं, उन्होंने इस दफ़ा अरहम के खिलाफ मजबूत फोर्स तैयार किया। हम जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो यकीन से बोला। जिस पर अस्प्रा खामोश रही। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जानती हो ना तुम ये? उसने अस्प्रा के खामोश रहने पर नरमी से पूछा। हम जानती हूँ, तो फिर यकीन भी करो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ, तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। और वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन मेरे मामा पापा और बेला, उनकी फ़िक्र मत करो। जब हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाएंगे, तुम्हारे वालिदैन भी सही सलामत तुम्हारे साथ ही होंगे। बट बिकॉज सम मेम्बर्स ऑफ पुलिस हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर नासू, जहाँ इस वक्त तुम्हारे मामा पापा और बेला मौजूद हैं। तुम्हें कैसे पता चला? उस पुराने सदमे से पूछा। मैं सब जानता हूँ बेबी, बस दुआ करना ये प्लान काम कर जाए। वो नरमी से बोला। मैं ज़रूर करूँगी दुआ। ओके बाय दानिश, सून यू विल बी इन माई आर्म्स। दानिश ने कहकर कॉल काट गई। कैसी तबीयत है अब? अस्प्रा पूछकर मायशा के सामने ही ज़मीन पर बैठ गई। बेहतर है, वो नरमी से बोली। खाना खाया और मेडिसिन ली? अस्प्रा ने सवाल नजर से किसी जाने देखा। हाँ खाया और मेडिसिन भी ली, लेकिन आज डॉक्टर असर आए थे, बता रहे थे अब मैं पहले से बेहतर हूँ। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी मायशा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अस्प्रा ने कहा। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? अगर किसी को सॉरी बोलना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ। मायशा ने कंधे चकाते हुए कहा। नहीं, ये सब मेरी गलती है, जो तुम इस वक्त यहाँ ऐसे हालत में हो और जो कुछ तानी के साथ हुआ वो भी मेरी गलती की वजह से हुआ। यहाँ तक कि वो आदमी जिसने अपना गला काट लिया वो भी मेरा ही कसूर था। अस्प्रा ने नम आंखों से कहा।
रिलैक्स अस्परा, जो उस आदमी ने किया वो उसकी ड्यूटी थी। रही दानिश और मेरी बात, हम दोनों ठीक हैं। माशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ और हमको मना लूँगी, तुम्हें यहाँ से जाने दे। वो माशा का हाथ थामते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल वो जाने देगा, वो मुझे जान से मार देगा और ऐसा करने से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माशा ने खुश कह के लगाते हुए कहा, नहीं, वो तुम्हारा कत्ल नहीं करेगा, मैं ऐसा कैसे कभी नहीं करने दूँगी। अस्परा ने सबर मजबूत लहजे में कहा, वो क्रिमिनल है अस्परा, ये सब आदमी ने इंसान नहीं बल्कि जानवर है। वो एक से दूसरी बार सोचेगा भी नहीं मेरी गर्दन काटने से पहले। तुम कुछ भी नहीं कर सकती। माशा ने सर झुकाते हुए कहा, वो मेरी सुनेगा। अस्परा ने बगैर सोचे समझे यकीन से कह दिया, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? माशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं नहीं जानती। वो लब चुबाते हुए बोला, तुम लोग किधर रह रहे हो? अस्परा ने कुछ लम्हों बाद पूछा, साथ में उसका दिल चाहने लगा। मायशा ने बताया, क्यों नहीं? क्योंकि वो नहीं जानना चाहती थी। वो मेरे आदमियों को मार देगा अगर मैं तुम्हें बता दिया कि हम लोग किधर रह रहे हैं। कुछ और पूछो अस्परा। ओके, क्या पुलिस हमारे साथ है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये कुछ काबिल भरोसे आदमी हैं जिन्हें मेरे पापा ने खुद हायर किया है तुम्हारे लिए। ओफ, एक तरफ दानिश और पुलिस मुझे बचाने की कोशिश करी और दूसरी तरफ तुम लोग। उसने लंबा सांस खींचा। मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ जब से वो टाउन छोड़कर ऑफिसर सनान और हमजा के साथ गया था। तुम्हारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है? अस्परा ने बेयकीनी से साथ पूछा। नहीं, वो सुकून से बोली, मेरा राब्ता है, मुझे लगा तुम्हारा भी होगा। अस्परा के अल्फाज पर माशा ने जो ज़मीन की जानिब देख रही थी, झटके से सर उठा ऊपर करके उस अस्परा की आंखों में देखने लगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम लोग के लिए तुम तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया था, तो उसने कैसे तुम्हारे साथ राब्ता कर लिया? वो भी तुम अरहम के साथ रही हो उसके घर में, ये कैसे हो सकता है? और अरहम को भी पता भी नहीं? वह हैरत से उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। जिस पर अस्परा ने उसकी दानिश के साथ हुई मुलाकात और फिर खोल पर की हुई सारी बातें बता दी, जिस पर माशा किसी गहरी सोच में डूबने लगी। माशा, जब वह कुछ नहीं बोली तो अस्परा ने उसे पुकारा। ओके, मतलब तुम परसों इसके साथ यहाँ से चली जाओगे? माशा ने सोचते हुए पूछा। हाँ, प्लान तो यही है। हम सब लोग यही तो चाहते हैं। माशा का लहजा उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुम ठीक हो माशा? हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन अस्परा ने उसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी महसूस नहीं की, बल्कि संजीदगी थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पीछे अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। अस्परा ने उसे यकीन दिलाया, मगर उसे महसूस हुआ जैसे माशा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ जानती हूँ। कुछ देर बाद बोली, तो मुझे ठीक नहीं लग रही माशा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस सोच रही थी यहाँ बाहर दरवाजे के पास मेरे लिए कितने गार्ड हैं जो मुझ पर नजर रख रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा होंगे। अस्परा ने 2 पल उसके चेहरे को देखा, फिर अपने कपड़े झाड़ती ज़मीन से उठ गए। नहीं, सिर्फ 2 हैं। अस्परा ने अपने कोट ठीक करते हुए बताया और अपना कदम ड्राग रूम से बाहर निकालती। और कुछ ही देर में बाद वो विक्टर के साथ गाड़ी में बैठकर घर के सामने मौजूद थी। घर पर पहुंचकर अस्परा ने शावर लेकर बाल खुश किया और फिर वाइट कलर का जंप सूट पहना, जिसके ऊपर ब्लैक शर्ट पहन लिया। उसने हल्का हल्का मेकअप करने के बाद अपने बाल स्ट्रेट करके कमर पर खुले छोड़ दिए, क्योंकि अरहम को उसके बालों के साथ खेलना पसंद था। इसलिए उसने अपने बाल नहीं बांधे, साथ ब्लैक सैंडल पहनकर उसके अपने शुक्र है टाइम पर तैयार हो गई हूँ। अस्परा ने अपनी फाइनल लुक मिरर में देखने के बाद क्लॉक की जानिब देखते हुए कहा, जो अब 7 बजा रही थी। वो पाउच पकड़कर छोटे कदम उठाती सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। पता नहीं किधर रह गए हैं। वो काउच पर बैठने सोचने लगी, तभी दरवाजे की बेल बजी, तो वो खुशी खुशी उठकर दरवाज़ा खोलने लगी, आगे बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर जब सामने उसने अरहम को देखा तो न जाने क्यों उसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसने अरहम की गर्दन अपने बाजू हायर करके खुद के करीब किया। वो जो मसरूर सा उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था, अस्परा के यूं खुद के करीब से करने पर होश में आया। उसने मुस्कुराती आंखों से अस्परा को देखते हुए उस कमर से पकड़कर उसके माथे को अपने लबों से छुआ, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ अरहम की आंखों में देखा। साथ उसके माथे पर बिखरे बालों को अपने हाथों को उंगलियों की मदद से पेशानी से हटाने लगी। मैं अब से रोज़ाना वक्त पर ऐसे ही घर आया करूँगा, ताकि तुम्हें अपना ऐसे ही वेलकम करते देख सकूँ। टेसूरा वो उसकी नाक के साथ खुद की नाक रगड़ते हुए नरमी से बोला, जिस पर अस्परा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को अपने लबों से छुआ। तो और हमने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करके उसके बाल गर्दन से हटाकर उसको पर झुका। वो लुक ब्यूटीफुल बेबी। और हमने उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ते हुए कहा, तो अस्परा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और गाल दहकने लगे। और हमने जब उसे पीछे होकर उसके चेहरे को देखा तो मुस्कुराने लगा। चलो चलें। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बाहर निकलने लगा। केटीएम को क्या हुआ? अस्परा ने सामने खड़ी नई हार्ली डेविडसन को देखते हुए पूछा। वो अली की थी और ये मेरी है। और हमने इंजन स्टार्ट करते हुए बताया, साथ उसे बैठने का इशारा किया, तो जल्दी से उसके गर्दन गिर्द अपने बाजू बांधकर बैठ गई। और हमने आहिस्ता और अच्छे तरीके से बाइक को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। कुछ वक्त बाद वो एक बहुत बड़े मैंशन के करीब थे। वॉट? और हम मुझे इससे इतने ज़्यादा बड़े मैंशन में लाना चाहता था। तभी गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला तो अंदर का माहौल देखकर अस्परा की आंखें फैली, क्योंकि ये एरिया उसे क्लब, पार्टी और पार्क
सबका मिक्सर लगा। और हम ये कैसी जगह है? अरम जब लोगों के हजूम के दरमियान में बाइक आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जाने लगा तो अस्पर ने अरम से पूछा, साथ उन लड़कियों को घूरने लगी जो अरम की फ्लर्टी स्माइल पास कर रही थी। ये वो जगह है जहाँ इंतहाई अमीरजादे आते हैं क्योंकि यहाँ हर चीज़ मिलेगी, औरतें, क्लब, होटल्स, पैसा, हर चीज़। अरम ने बाइक पार्क करके अस्परा के पीछे खड़े होते हुए कहा। 3 मर्द और औरतें गहरी मुस्कुराहट के साथ अरम की जानिब आए। देखो कौन आया है? एक आदमी जिसके बाल ब्राउन थे अरम के करीब आकर बोला, साथ ही उसे गले से लगा ले गया। और उसके पीछे 2 आदमी जो खड़े थे उन्होंने अरम के कंधे पर हाथ रखकर उसको ध्यान अपनी जानिब खींचा। तो अस्परा उन सबसे 2 कदम दूर हटी हुई ताकि उन सबको मिलने के लिए थोड़ी जगह दे सके। बहुत वक़्त लगा दिया। मेहरबान आते आते ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी बोला, जिसने अपना एक हाथ उसके करीब खड़ी लड़की की कमर के गिर्द रखा हुआ था। इतना सब हो गया और हम आज भी सब साथ हैं? तीसरा आदमी बोला। ये सब कैसा चल रहा है? और हमने इन दोनों की जानिब देखते हुए पूछा। तुम्हारे बगैर बिल्कुल मज़े का नहीं। अब तुम आ गए हो मतलब सब सेट हो जाएगा। तो तीसरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बाकी 2 की निस्बत ज़्यादा मौसर नहीं लग रहा था। ये वही लड़की है ना? एक लड़की के पूछने पर सबकी नजरें अस्परा की जानिब उठी जबकि अरम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ये अस्परा है। और हमने 2 कदम पीछे लेकर अस्परा को खुद के करीब करते हुए कहा, तो ये थी तुम्हारा नया खिलौना चंद दिन उसके साथ खेलने के लिए? ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी ने पूछा, जिस पर अस्परा का चेहरा जर्द पड़ गया और वो अपनी आंखें नीचे झुकाकर अरम के जवाब का शिद्दत से इंतजार करने लगी। और हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम मेरी कौन हो तो बोल दे रहा, यू आर माई वाइफ, माई फीसी वूमन। मुझे शदीद किस्म की ज़िद्दी और पागल है, सवाल और बातें इस कदर करती है कि मेरे कान से खून बहने लगता है। यकीन करो लोगों के तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर तरस आएगा। अरम के कहे अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। नया खिलौना बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी तुम एक अपने बाजू के गिर्द लपेटे हुए हो। अरम ने उसकी आदमी के करीब खड़ी लड़की की जानिब इशारा करते हुए पूछा, जिस पर अस्परा का पूरा वजूद पथराया। यू आर माई वाइफ, माई फीसी वूमन। अस्परा के कानों में अरम के अल्फाज म्यूजिक की तरह बार बार टकराने लगे। वो नजर उठाकर बेसब्री से उसके चेहरे को देखने लगी, साथ उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ओह सीरियसली? मैंने सुना है ये लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर रह रही है। तुम आज से पहले कभी किसी लड़की को अपने घर के अंदर नहीं लेकर गए, फिर ये सब क्या है? वो लड़की गुस्से से चिल्लाई, साथ अस्परा को नफरत से देखने लगी क्योंकि उसकी जैसी पहले कभी और कहीं भी नहीं, कहीं मिली ही नहीं। अब मिल गई है तो जाहिर सी बात है अपने बहुत करीब और संभाल कर रखूँगा। और मुस्कुराती आंखों से अस्परा की जानिब देखते हुए बोलने लगा, जिस पर उस लड़की ने अस्परा को घूरा तो अस्परा का दिल किया आगे बढ़कर उस लड़की का मुँह तोड़ दे, मगर वो खामोशी से अरम की बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगी। शी इज़ माई वाइफ, माई फीसी वूमन। वो मोहब्बत से अस्परा के गाल से हिलाते हुए बोला, जिस पर अस्परा ने सुकून भरी लंबी सांस खींची जो जाने वो कब से रोके हुए थी। साथ ही उसने अपनी मुस्कुराहट को रोकने के लिए अपने मुंह के अंदरूनी गाल को दांतों की मदद से काटा। लेकिन ये हमें जाना है। वो उस लड़की की बात काटता अस्परा के कमर से पकड़कर आगे बढ़ गया। मुझे ऐसा मत देखो। और हमने कहा, कैसे? अस्परा ने नरमी से पूछा, साथ उसके खूबसूरत चेहरे को मुस्कुराती आंखों से देखने लगी। लाइक यू अडोर मी। और हम के अल्फाज पर अस्परा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई तो उसने अपना दायां बाजू उसकी कमर के गिर्द बांध कर उसके कंधे पर अपना सर रखा और उसके कदम के साथ कदम मिलाने लगी। तभी उससे महसूस किया जैसे अरम ने उसके बालों पर अपने लब रखे हों। और हमने इस अस्परा को काफ़ी लोगों से मिलवाया और वो जब जब उसे अपनी वाइफ बोलता अस्परा के पेट में तितलियाँ उड़ने लगी। ना जाने क्यों उसके मुंह से सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इंजन के स्टार्ट होने का शोर और लोगों के नारों की आवाज़ ने अस्परा की तवज्जो अपनी जानिब खींची तो वो उस शोर की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। वहाँ क्या चल रहा है अरम? अस्परा ने अरम से पूछा तो उसका हाथ पकड़े हुए था। रेस। अरम एक कहकर अस्परा के साथ लिए लोगों के दरमियान से गुजरता आगे बढ़ने लगा। जब उस रेस शुरू होने के लिए बहुत पुरजोश थे। जब वो लोग आगे पहुंच गए तो उनकी नज़र सामने लाइन में खड़ी 4 गाड़ियों पर पड़ी जिनका रंग ब्लैक, ऑरेंज, रेड और ग्रीन था। और वहाँ एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में मौजूद थी जिसके साथ में पीले कलर का कपड़ा था। जिससे ही उसने वो कपड़ा फेंका, गाड़ी में मौजूद आदमियों ने इंजन स्टार्ट किया और वो अपनी गाड़ियाँ भगाने लगे। कम ऑन। अच्छा, हमने मुड़ते हुए कहा और वो दोनों उसी रास्ते से वापस जाने लगे जिससे वो दोनों वहाँ आए थे। तुमने कभी रेस में हिस्सा लिया है? और अस्परा ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, एक वक्त भी बहुत। लेकिन अली तो आज भी पागल है इसके लिए। वो ऊंची आवाज़ में बोला, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ यहाँ बहुत लाउड थी। तुमने बंद क्यों कर दी? क्योंकि मैं बोर हो गया था। वो कंधे हिचकाते हुए बोला, ये रिसोर्ट क्लब की तरह लग रहा है। सॉन्ग इंतहाई ऊंची, आई वांट यू। अस्परा ने इर्द गिर्द आंखें घुमाते हुए कहा, जहाँ एक कॉर्नर से गूंज रहा था जबकि वहाँ लड़के और लड़कियाँ दिल खोल कर डांस करने में मदहोश थे। उन लोगों पर गिरती मुख्तलिफ रंगों की रोशनी इस मंजर को और भी दिलकश बना रही थी। मुझे डांस करना है। अस्परा ने अरम को खींचकर लोगों की क्रश से गुजरते डांस फ्लोर की जानिब ले जाने लगी। मुझे डांस करना नहीं आता, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया ताकि अस्परा सुन सके। लॉक्ड अवे लगा दिया। तभी टीचर ने सॉन्ग तब्दील कर दिया।
अस्परा ने अरहम की बात को नज़रअंदाज करके उसके दोनों अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और ख़ुद के दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हायल करके डांस करने लगी। बेबी टेल मी, वुड यू डाई फॉर मी, वुड यू स्पेंड योर लाइफ विद मी, वुड यू बी देयर ऑलवेज होल्ड मी डाउन। लिरिक्स पर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। टेल मी, वुड यू रियली क्राई फॉर मी, बेबी डोंट लाई टू मी, इफ़ आई डिडंट हैव एनीथिंग आई वांट नो, वुड यू स्टिक अराउंड। और हम अस्परा के साथ छोटे छोटे स्टेप लेकर डांस करने लगा, जिस पर अस्परा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, क्योंकि वह साथ साथ इर्द गिर्द भी देख रहा था, कहीं उसके आदमी ना देख लें कि उस वक्त डांस करने में मसरूफ़ है। क्या सोचेंगे यार। हमने तभी नज़र उठाकर इस अस्परा की जानिब देखा और पाउड बनाया। वो उसे पाउड बनाता इतना क्यूट और मासूम लगा कि अस्परा ने आगे झुककर बगैर सोचे समझे उसकी थोड़ी को चूम लिया, जिससे अस्परा उसका पाउड मुस्कुराहट में बदल गया और आंखें सितारों की माने चमकने लगी। मुझे ऐसे मत देखो, अस्परा ने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर उसके बावजूद उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कैसे। अरहम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, जैसे कि तुम्हें ये आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए मिली हुई हैं। अस्परा के मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी। वो नीचे झुका और उसके लबों पर गुस्ताखी कर गया, जिस पर अस्परा के गाल लाल टमाटर हो गए। वह घबरा कर यहाँ वहाँ लोगों को देखने लगी जो अपने ही धुन में दुनिया में मदहोश थे। रिलैक्स स्वीट हार्ट, यहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, वो आंख मारता बोला। तो अस्परा अपनी बेतरतीब सऊदी सांसों को बहाल करके अपने उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, जिस पर वह दिल खोल कर हंसने लगा। तो उसके चेहरे को अपनी निगाहों में बरसाने लगी, क्योंकि उसकी हंसी यहाँ बज रहे म्यूज़िक से भी कहीं ज़्यादा हसीन उसके कानों को लग रही थी। फिर कुछ लम्हे अरहम ने रिलैक्स होकर अच्छे से उसके साथ डांस किया। चलो अब चलें, अरहम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और वहाँ से बाहर की जानिब निकलने लगी। लेकिन वो चलते चलते ऊंची ऊंची गाने गाने लगी। तुम बिल्कुल पागल बच्ची लग रही हो, अगर यही हाल रहा तो लोग पलट पड़कर तुम्हें देखेंगे। वो उसके बाल सहलाते हुए बोला, यहाँ खड़ा कोई एक इंसान भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखेगा। जब उसे पता होगा मेरे साथ कौन चल रहा है। वो मगरूर से लहजे में उसकी जानिब देखते हुए बोली, जिस पर अरहम ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया। उसके बाद उन दोनों ने बैडमिंटन खेला, जिसमें अरहम ने अस्परा को 3 दफ़ा ही हरा दिया। ये चीटिंग है, मैंने नहीं खेलती तुम्हारे साथ। वो रैकेट रख कर उसकी जानिब कदम बढ़ाकर मुंह सोड़ते हुए बोली, जिस पर अरहम ने कहका लगाया। वैसे बोलो जानम, खेलना नहीं आता, फिक्र मत करो, मैं सिखा दूंगा। उसके गाल खींचते हुए नरमी से बोला, जिस पर अस्परा से खूर कर रह गई। इसके बाद उन दोनों ने खाना खाया और पूल साइड की जानिब चलने लगे, मगर दरमियान में रुककर अस्परा ने एक स्टूल पर बैठाया। यहाँ रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। अरहम ने अस्परा को कहकर एक गार्ड को उसकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। इससे पहले वो चला जाता, अस्परा ने उसकी गलाई को थामते हुए कहा, जिस पर अरहम ने आंखों में नरम तासर लिए उसकी जानिब देखा। मैं बस अभी 1 मिनट में आया टसूरा। वो उसके बालों में को चेहरे से हटाता हुआ बोला। तो अस्परा ने उसकी कलाई छोड़ दी तो वह सेकंड्स में हाल से गायब हो गया। हाय बाल्डी, अस्परा ने उसके पास खड़े बॉडीगार्ड को पुकारा। उसके नाम तो आता नहीं था, ऊपर से उसकी गंज थी, इसलिए उसने यही कहकर उसे पुकार दिया। लेकिन वो आदमी नज़रअंदाज करता स्टैचू बना खड़ा रहा। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आपसे बात कर रही हूँ, अस्परा ने चुटकी बजाते हुए कहा। लेकिन वो वहाँ से टच से मस नहीं हुआ। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो आबरू चुकाते हुए बोली, मगर वो रोबोट की तरह सीधा खड़ा रहा। तुम मुझे जवाब दो, वरना मेरा अरहम आकर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर फेंक देगा। उसने उसे धमकाया, मगर वो स्टैचू बना खड़ा रहा। या खुदा, तुम सब गार्ड्स ऐसे रोबोट की तरह क्यों खड़े रहते हो? ये कोई असूल है या तुम लोगों को वैसे ही ऐसे खड़े होने होकर मज़ा आता है? अस्परा ने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा, मगर वो चुप रहा। छोड़ो, ये सब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये भी क्या सवाल है, ज़रूर होगी, अच्छे खासे नौजवान हो। वैसे ही वो क्या है, खूबसूरत है। अस्परा ने सोचा शायद गलती से ही कुछ कह ले, मगर ना, शायद जैसे अस्परा ने बोलने की कसम खाई हुई, उसे चुप रहने की खाई हुई है। बताओ प्यारी है या नहीं? बताओ, अभी तो शर्मा के रहे हो। क्या बता दूँ तुम्हें? क्या बता दे वो तुम्हें? अरहम ने उसके करीब आकर पूछा, जब वो स्विम सूट पहने हुए था और उसके हाथ में रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स थी। 1 मिनट, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? अस्परा उसके बराबर खड़े होकर ना समझी से पूछा। शुक्रिया रेक्टर, और हमने गार्ड के जाने में मुड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं सर, रेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह गॉड, तुम मुस्कुराते भी हो, मुझे लगा बस चलते फिरते रोबोट हो। अस्परा ने रेक्टर को मुस्कुराते हुए देखकर तो हैरत से बोली, जिस पर उसने एक नज़र अरहम को फिर अस्परा की जानिब देखा। देखो, बुरा मत माना, ये बहुत ज़्यादा बोलती है, मैं जानता हूँ। अरहम ने शरारत से अस्परा की जानिब देखा, जो उसे घूरने लगी, मगर रेक्टर मुस्कुरा कर सर हिलाता वहाँ से चला गया। 1 मिनट, मैं बोर हो रही हूँ, तो बस तुम पूछ रही हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, बस आम लड़कियों की तरह थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हूँ। मुंह सोड़ते हुए बोली, नहीं, तुम आम लड़कियों से कई गुना ज़्यादा बोलती हो। नहीं, हाँ, और चलो अब। उसे पकड़कर कमरों की जानिब चल ले गया और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने अस्परा को लिबास पकड़ाकर अंदर की जानिब धकेला।
उप्स, कोई पागल हो रहा है मुझे जीन्स और शर्ट में देखने के लिए। अस्परा ने शरारत से कहा। खुशफहमी है, जाओ जाकर पे कपड़े बदलो। दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, अभी बदल कर आऊँगी, तुम्हारी नजरें मुझसे हटेंगी नहीं। नहीं, वो तराते हुए बोली, वेरी फनी, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़के यहाँ बाहर मौजूद है। वो सुकून से बोला तो अस्परा ने जोर से उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। इडियट ना हो तो उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने कहने की, मैं भी उसे बताऊँगी आखिर मैं हूँ कौन। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे चेहरे पर ये कहने की। वो ऊँची ऊँची कहने लगी, साथ कपड़े बदलने की। पर तुम्हें सुन सकता हूँ जो भी तुम्हें मुझसे पर चिल्ला रही हो, क्योंकि तुम सब अपने जहन में नहीं बोल रही। वो दरवाजे की दूसरी जानिब से चिल्लाया। अच्छी बात है। वो गुस्से से चिल्लाई और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को मैसी जोड़ा बनाने लगी। जुड़ा बनाने के बाद उसने कुछ बालों की लटें निकाल कर चेहरे पर गिरा दी। यू डेड वुमन, और हमने पूछा और साथ दरवाज़ा से पर दस्तक देने लगा। आ रही हूँ, अस्परा ने नरमी से कहकर दरवाज़ा खोल दिया, जिस पर अरहम की आंखें हैरत से पहनी। मैं तुम्हें दोबारा से ऐसा लिबास कभी पब्लिक में नहीं पहनने दूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ था तुम्हें बिकनी की जगह वैसे लिबास में पूल में ले जाता हूँ, लेकिन तुम में इसमें भी इतनी प्यारी लग रही हो। अरहम मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगा, जबकि अस्परा उसके इस रिएक्शन पर खिलखिला कर हंसती, जिस पर अरहम ने उसे घूरा और कमर से पकड़कर वापस से पूल साइड की जानिब ले जाने लगा, जहाँ लोगों का रश ज़्यादा नहीं था। पूल का पानी ट्रांसपेरेंट था और पूल में कपल्स जो बातें करने के साथ साथ हंस रहे थे। तभी अस्परा की नज़र जो कोसी पूल के ऊपर डांस करते धुएं की जानिब की, तो इंतहाई खूबसूरत नजर आना पेश कर रहा था। उससे पहले अस्परा उसकी जानिब कदम बढ़ाते और उसे कमर से पकड़कर मुख्तलिफ रास्ते की जानिब ले गया, जिससे जब उसे समझ आया कि इधर ले जा रहा है तो उसकी आंखें फैली। ओह नो अरम, नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे स्लाइड लेना बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं लगता। वो चिल्लाने लगी, लेकिन वो सुना करता उसका बाजू पकड़कर सीढ़ियों के करीब लेगा। ग्लिम, अरहम की बात पर अस्परा ने दुखी सा पाउट बनाकर उसकी जानिब देखा, शायद अरहम तरस खा जाए। नॉट वर्किंग क्लेम, अरहम के अल्फाज पर अस्परा ने आगे बढ़कर अरहम के गाल को अपने लम्बों से छुआ और चीज़ी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई, जिस पर उसने महसूस किया कि अरहम के चेहरे पर समाइल आए रहे, लेकिन वो जल्दी खुद को काबू कर गया। स्टिल नॉट वर्किंग, कम ऑन क्लिम, अरहम ने उसे थोड़ा सा आगे की जानिब से खेलते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने सीढ़ियों के ऊपर कदम रख दिया और फिर वो उसके साथ छोटे छोटे स्टेप उठाने लगी। जब वो लोग फाइनली ऊपर पहुंच गए तो अस्परा ने धड़कते दिल के साथ स्लाइड की जानिब देखा, जो काफ़ी ऊंची थी। अस्परा ने अरहम की जानिब देखा और ना में सर हिलाया, मगर उसने अस्परा को कमर से पकड़कर स्लाइड के किनारे खड़ा किया। अरहम नहीं प्लीज़, ये बहुत ऊपर है, मैं नहीं कर सकती। अस्परा ने घबराते हुए कहा, तुम कर सकती हो, जब मैं तुम्हें कहूँ जंप तो तुम कर कूद जाओगी, ओके। अरहम ने उससे कहा, लेकिन उसने ना में सर हिलाया। जंप, अस्परा ने जंप नहीं मारा, लेकिन अरहम को उसका हाथ पकड़कर कूद गया और वह जल्दी से स्लाइड में घूमते पानी की जानिब जाने लगे और कुछ ही लम्हे में दोनों जोर से पानी में गिरे। अस्परा जल्दी से तीर को पूल के किनारे में पर बैठ गई, तैर कर पूल के किनारे पर बैठ कर लंबे लंबे सांस लेने लगी। कुछ लम्हों बाद नॉर्मल हुई तरह की जानिब देखने लगी, जो रिलैक्स उसके सामने खड़ा था। इडियट, वो चिल्लाई, मगर अरहम हंसने लगा और अस्परा के बराबर बैठकर किनारों पर हाथ रखकर आंखें बंद करके, जबकि अस्परा आसमान पर मौजूद सितारों को देखने लगी। मेरी मम्मा बताती हैं, मुझे शुरू से ही सितारे देखने का बहुत शौक था। जब भी रात होती मैं आसमान पर सितारे देखने भाग जाती, और अगर कभी बारिश के बायस किसी रात सितारे नहीं निकलते मुझे गुस्सा आने लगता और रोना शुरू कर देती। मेरी मम्मा कहती हैं मैं सितारे की बहुत दीवानी हुआ करती थी। अस्परा के अल्फाज पर अरहम ने धीरे से आंखें खोलकर सितारों की जानिब देखा। खूबसूरत है ना, अस्परा ने अरहम से पूछा। या ब्राइट शाइनी ट्विंकलिंग, अरहम ने अस्परा की जानिब अपना चेहरा किया, जस्ट लाइक। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अरहम के अल्फाज पर अस्परा के गाल दिखने लगे, मगर वो जल्दी अपने खुद को कंपोज करके मुस्कुराने लगी और अरहम के चेहरे की जानिब देखने लगी। सिर्फ कुछ घंटे और चंद घंटे मजीद और मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी, वो खुद से सोचने लगी। अस्परा जब उसकी आंखों में अरहम के चेहरे से हटने से इंकारी होने लगी तो अरहम ने उसके सामने हाथ हिलाया। मैं सिर्फ सोच रही थी कि आज तुम्हारे साथ जैनी आली बाकी सब में से कोई नहीं आया, ऐसा क्यों भला? अस्परा ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहता था, अस्परा को देखते हुए बोला। जिसके बाद उन दोनों ने कुछ वक्त पूल में गुजारा और उस वक्त के दौरान भी जब भी कोई आदमी अस्परा की जानिब देता तो अरहम उसे अपनी नज़रों से देखता कि वो शख्स वापस उसकी तरफ देखने की गलती नहीं करता। फिर उन दोनों ने डिनर किया और बाइक पर बैठकर घर की जानिब निकल गए। बाइक पर बैठते हुए अस्परा ने अपनी तरह इतराफ़ में नजरें घुमाई तो उसे रोड खाली और दुकानें बंद नजर आने लगी। अरहम क्या वक्त हुआ है? अस्परा के पूछने पर अरहम ने बताया कि 3 बज रहे हैं। वाट, कसम से पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरहम के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता तक खड़ा होने शुरू किया। जबकि अरहम ने अपने पीछे मूवमेंट होते महसूस की तो बाइक की स्पीड आहिस्ता कर दी। अस्परा क्या कर रही हो? इंसानों की तरह बैठ जाओ वरना गिर जाओगी, वो चिल्लाया तो अस्परा हंसने लगी और उसकी बात को अनसुना करके उसके पीछे खड़ी हो गई। फिर कुछ लम्हों बाद जब उसने महसूस किया कि वो और अरहम दोनों ही कंफर्टेबल हुए हैं तो उसने अपनी बाहें खोल दी और ठंडी हवा को महसूस करने लगी जो उसके वजूद को छूकर गुजरने लगी। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से दीवाना फार चिल्लाने लगी, जिस पर अरहम हंसने लगा क्योंकि उसे अस्परा के रूम से खुशी खिंचा लगती महसूस होने लगी थी।
तभी उसने सीट पर वापस से बैठकर अरहम के गिर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। यू आर माइन टसूरा, ओनली माइन, अरहम ने पॉजेसिवली कहा, जिस पर अस्परा ने हैरत इसकी जानिब देखा, जो अब बाइक की स्पीड तेज़ कर चुका था। वो भी खुद को नॉर्मल करके वापस से ऊंची ऊंची गाना गाने लगी, जिस पर अरहम का दिल क्या अपने कान बंद कर ले, मगर सुनना उसकी मजबूरी थी। अस्परा उसकी हालत को मज़ा लेते नॉन स्टॉप सारे रास्ते गाती रही, मेरी तुमसे इल्तिजा है, आइंदा अपनी इस हसीन आवाज़ को गाने के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना मेरे कानों में सुनने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। वो बाइक स्टैंड पर खड़ी करके तंजिया बोला, क्योंकि अस्परा को सॉन्ग गाना बिल्कुल भी नहीं आता था, मगर वो बाइक की सीट पर बैठी हुई उसे घूरने लगी। अब क्या चाहती हो, उठा कर ले जाओ। और जब अरहम ने उसे बाइक से उतरता ना देखा तो उसके करीब होकर बोला, हाँ लेकर चलो, मेरे पाँव पर दर्द हो रहा है, हाँ हाई हील में चला इतना स्यापा है ना होता है। वो बाहें खोलते हुए बोली, पागल। वो कहकर उसे ब्राइडल साइड में उठाकर अपने रूम में ले गया और बेड पर बिठाकर उसकी सैंडल काटने लगा। ये क्या कर रहे हो, मैं खुद का ही कर लूँगी। अस्परा ने जब उसे अपने सैंडल की स्टेप खोलते देखा तो लड़खड़ाती आवाज़ में बोलने लगी, क्योंकि वो दी अरहम से ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी। उसने कहकर उसके जूते उतारे और फिर उठाकर वॉशरूम में ले गया। चलो अब वो फ्रेश हो जाओ, कि कोई लाइट से कपड़े पहन लो ताकि सुकून से सो सको। वो उसे वहाँ खड़ा करके उसके वार्डरोब की जानिब बढ़ा और अपने एक ड्रेस निकाल कर अस्परा को पकड़ाया और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद भी कपड़े लेकर चेंज एरिया की जानिब बढ़ गया। अब कैसा महसूस करी, और हमने उसके बराबर बेड पर गिरने के अंदाज में लेटकर पूछा, बेहतर, मुझे महसूस हो रहा है तुम भी बहुत थक गए होगे। और हम वो उसके करीब होकर उसके सर को हल्का हल्का सा दबाते हुए बोलने लगी, क्या तुमने इन्जॉय किया? हमने उसे लाइट ऑफ करके लैंप चलाते हुए पूछा, बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वो पुरजोश लहजे में बोली, जिस पर वो मुस्कुराया। उसका हाथ अपने हाथों में ले गया, जिसके साथ अस्परा उसका सर दबा रही थी। मुझे खुशी हुई, चलो अब सो जाओ, तुम भी काफ़ी थक गई होगी। वो ब्लैंकेट उसके ऊपर ओढ़कर उसे खुद के सीने से साथ लगाकर आंखें बंद कर गया, तो वो भी उसकी धड़कनों को महसूस करती आंखें बंद कर गई। जब उसे जब से यहाँ आई थी, आज पहली दफ़ा वो उसके इतने करीब सो सकी थी, वो भी इस कदर सुकून से। जब सोए हुए अस्परा ने करवट बदली तो उसे अपने बराबर की जगह खाली महसूस हुई, जिस पर अस्परा की आंखें झट से खुल गईं और उसके कानों में नीचे वाले फ्लोर से बातों और कहकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ओह माय गॉड, कल तो मुझे यहाँ से जाना था, ये नीचे कौन सी महफिल लगी हुई है। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर नीचे की जानिब चली गई, जहाँ उसकी तवज्जो जैन की फ़नी बातों ने खींची, जिस पर बाकी सब हंस रहे थे। द स्लीपिंग ब्यूटी हैज़ फाइनली वोक अप, सुबह ने हंसता मुस्कुराहट चेहरे पर से जाते हुए कहा, जिस पर सब ने पलट कर अस्परा की जानिब देखा। और हमने अस्परा की जानिब देखते हुए वार्म स्माइल पास की, जिस पर अस्परा ने हिचकिचाते हुए वापस लौटाई। तुम बहुत शाइन कर रही हो, जब लास्ट टाइम तुमने देखा था तो तुम तो बहुत मुरझाई हुई लग रही थी। कोई सीक्रेट? शीज़ा ने, जो ज़ुबैर के बराबर बैठी हुई थी, अस्परा और अरहम की जानिब शरारत से देखते हुए पूछने लगी। वो शायद मैं खाना ध्यान से खा रही हूँ, इसलिए अस्परा ने लब चबाते हुए कहा, जबकि दिल बोले अब अरहम मुझे टॉर्चर जो नहीं करता, सारी सी बात है, बिल्कुल यही तो वजह है। अली ने अपनी हंसी दबाते हुए मायने खेस लहजे में कहा, जिस पर बाकी सब हंसने लगे, जिसके अस्परा की गाल देख के उससे पहले कोई और कुछ कहता अरसल किचन से ट्रे और हाथों में लेकर वहाँ दाखिल हुआ और आगे बढ़कर वो ट्रे टेबल के ऊपर रखती, जिसमें बेक हुई कुकीज़ और काफ़ी के मग थे, जो सब अपने हाथ आगे बढ़ाकर थाम लिए। तुम मेरे काफ़ी ले लो, मैं दोबारा अपने लिए बना लेता हूँ। अरसल ने अपने मग की जानिब इशारा किया और वापस से किचन की जानिब बढ़ गया। इससे पहले वो चिल्ला जाता, अस्परा ने उसे वापस बुलाया, कोई बात नहीं, आप पिए, मैं वैसे भी अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, कोई और है जिसने करना है? अस्परा ने सबकी जानिब देखते हुए पूछा। मैं, शीज़ा ने अपना हाथ खड़ा किया। मैं सदियों से भूखा हूँ अस्परा, अली ने कहकर अपने पेट पर हाथ रखा और तकलीफ भरी नज़रों से अस्परा की जानिब देखा। ड्रामेबाज, अहमद ने कहकर अली की जानिब कुशन फेंका, जिस पर वहाँ मौजूद सबके लब मुस्कराए। मेरे लिए एक सैंडविच, अहमद ने मासूम सा मुँह बनाकर कहा। और आप दोनों की क्या खाओगे? अस्परा ने जैन और अरसल दोनों भाइयों की जानिब देखा। कुछ भी, उन दोनों ने एक साथ कहा। तो अस्परा किचन की जानिब बढ़ गई। व्हाट द हेल, अगर ये सब यहाँ रहे तो मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बेशक फिर पुलिस आए या कोई भी, ये लोग मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। वो किचन में आकर ब्रेड स्लाइस और चीज़ शेल्फ पर रखते हुए खुद से बड़बड़ाई और सात सब्जियाँ पकड़कर सलाद बनाने लगी। तभी उसे कुर्सी के कदमों की चाप किचन में दाखिल होते हुए सुनाई देने लगी, तो उसने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ अरहम एक हाथ जेब में जबकि दूसरा दीवार पर रखकर उसके ही जानिब देख रहा था। क्या हुआ है? अस्परा ने सर्द सलाद के लिए सब्जियां काटते हुए पूछा। क्या बनाने लगी हो? और हमने उसकी जानिब देखते कदम बढ़ाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, फ़िलहाल अहमद के लिए सैंडविच बना रही हूँ। ओके, मैं तब तक चिकन फ्राई कर देता हूँ। अरहम के अल्फाज पर अस्परा ने अपना काम दरमियान में छोड़कर हैरत से अरहम की जानिब देखा। तुम्हें खाना बनाना आता है? अस्परा ने अरहम से पूछा, जो गोश्त फ्रिज से निकाल रहा था। ऑफ कोर्स मुझे खाना बनाना आता है, अरहम ने उसे घूरते हुए कहा और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया।
वेरी फनी, असफरा मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने अपना फ़र्ज़ किया कि अरहम अपने पिस्टल से सब्जियों की शूट करके काट रहा है। मैंने सारी ज़िंदगी अपने लिए खाना तुम्हारे आने से पहले खुद ही बनाया। वो उसके हंसते पर उसके बाल हल्के से खींचते हुए बोला और चिकन फ्राई करने लगा। तुम फिर यहाँ पर मुलाजमे क्या कर रही हैं? असफरा ने उसके बाजू पर थप्पड़ मारकर एक आबरू चुकाते हुए पूछा। मैंने उन्हें सिर्फ घर की सफाई से तराई के लिए रखा था, बाकी खाना बनाना और लॉन्ड्री का काम देखना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। असफरा ने उसे घूरा। वार्ड तुम नहीं हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? और हमने अपना काम छोड़कर परेशानी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। अपने शोहर के लिए खाना बनाने से तुम मुलाजमा नहीं बन जाती, बल्कि उससे मोहब्बत बढ़ती है। वो दो इंसानों को करीब होने का मौका मिलता है। याद करके देखो तो ये खाना ही पहला स्टेप था जिसने हमें एक दूसरे की जानिब खींचा था। उसी पल असफरा के जहन में वो शाम आई जिस दिन उसने पहली बार अनम के लिए इटालियन फूड बनाया था। असफरा को अपने अल्फाज की सख्ती का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी से सर नीचे झुका गई, जिस पर अरहम ने उसके बालों को अपने लबों पर से छुआ। हम मेरी मदद की कोई ज़रूरत है? शीज़ा ने किचन में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए पूछा। तो वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए, जिसके बाद अरहम ने ऑमलेट्स और चिकन फ्राई किया, जबकि शीज़ा ने कुछ डिश बनाई और असफरा ने सैंडविच और टोस्ट बनाया। जब उन लोगों ने सब जाकर टेबल पर रखा तो सेकंड्स में सबकी प्लेट्स में गायब हो गया। असफरा किचन में खड़ी होकर डाइनिंग टेबल की जानिब देखने लगी, जहाँ ज़ुबैर शेज़ा के लिए ब्रेड पर बैटर लगा रहा था और अरसल जैन की जानिब ऑमलेट बढ़ा रहा था। अहमद ने अली से सैंडविच चुराकर बड़ा सा बाइट लिया, जिस पर अली ने उसकी कमर पर मुक्का जड़ा। साथ ही उसकी नज़र अरहम पर गई, जो पसंदीदा नज़र से उसकी जानिब ही देख रहा था। ये सब माहौल उसे एक फैमिली की तरह लग रहा था, ना कि एक ग्रुप की तरह जो माफिया में मुलविस है। लेकिन मैं इस सब का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा आज यहाँ आखिरी दिन है और कल चली जाऊँगी। वह हमसे नजरें फेर कर किचन उनकी जानिब बढ़ गई। असफरा, मुझे और सैंडविच चाहिए प्लीज़। जब असफरा डाइनिंग टेबल की जानिब आए तो अली चिल्लाए, ये पकड़ो और खाओ। असफरा ने सैंडविच की जो ट्रे हाथ में पकड़ाई हुई थी उसे थमथमाते हुए अरहम की बाएं जानिब बैठ गई। तुम्हें उसकी हालत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जब वो ठीक हो गया ना तो तुम्हें किक मारने से बात नहीं आएगा। अरसल ने हाथ अहमद से कहा, जो अभी भी अली की प्लेट से सैंडविच चुरा कर खा रहा था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अली मुँह फुलाया। तुम डॉक्टर नहीं हो, मैं हूँ, और जानता हूँ मेरे मरीज़ की हालत कितनी बेहतर है। अरसल उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अली आंखें घुमा कर रह गया। अरहम, अहमद के पास लाहौर से कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में तुम्हें सुननी चाहिए। जैन ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर सारा माहौल संजीदगी में बदल गया, जबकि लफ्ज़ लाहौर सुनकर असफरा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। राइट, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन हासिल करने को कहा था, फिर क्या खबर है? हमने अपने मुंह में मौजूद खाने को चबाते हुए पूछा। असफरा को उस घटिया औरत ने जो भी बताया वो कुछ भी नहीं है, उससे कुछ कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अहमद के अल्फाज पर असफरा ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ टेबल के नीचे बनाए। चेयरमैन ने उसके पीछे अपने ख़ास आदमी भेजे हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा की, लेकिन उन सब के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसकी फियांसी की माँ है। अहमद ने कहकर असफरा की जानिब देखा, जिस पर उसने अपने चेहरे को ब्लैंक रखा और कोई तासर नहीं दिया। वो फुटबॉल खिलाड़ी, राइट असफरा? ज़ुबैर ने मशक्क़त खेस मुस्कुराहट चेहरे पर से जाते हुए कहा। हाँ, उसकी माँ वकील है और सबूत तलाश कर रही है। उसके घर की सिक्योरिटी काफ़ी शानदार है। वो औरत काफ़ी ज़्यादा चालाक है, अहमद ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा। और उसके बावजूद तुम उसके घर में घुस के? अरहम ने आबरू चुकाकर इम्प्रेस होते हुए उसकी जानिब देखा। और हाँ, मैं घुस गया। मैंने उस औरत को कमरा देखा और उसने तुम्हारे बारे में पूरी फाइल तैयार की हुई है और वो हम लोगों के बारे में सब कुछ जानती है। और उसका बेटा वहाँ कहीं नहीं था। कहाँ जाता है? वो उसकी टांग टूट चुकी है, इसलिए बाकी की ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारेगा। अहमद के आखिरी अल्फाज पर ज़ुबैर ने कहका लगाया, जबकि असफरा अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगी। ज़ुबैर, जैन ने वार्न किया। वैसे वो इडियट सच में फुटबॉल टीम का खिलाड़ी बनना चाहता था क्या? ज़ुबैर ने मज़े से असफरा की जानिब देखते हुए पूछा। ज़ुबैर, बस को भी करो, जैन ने गुस्से से कहा। तो मैं कह रहा था वो लड़का कहीं नहीं है। मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ आया। और तुम्हें याद है वो ऑफिसर सन्नान जिससे इटालियन पुलिस के साथ तुम्हें मारने का हुक्म मिला था? अहमद के सवाल पर अरहम का वजूद कुछ लम्हों के लिए थमा, तो उसपर ने बगैर सोचे समझे टेबल के नीचे से अरहम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। ऑफिसर सनान नुमान, जैन ने कहा। हाँ, वो ही। उसने अरहम के खिलाफ वापस से केस ओपन किया है और उस दफ़ा बड़ी टीम अरहम को पकड़ने के लिए तैयार किया। और हाँ, उस ऑफिसर ने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन उसकी फियांसी के ज़रिए हासिल की है। उसका मतलब दानिश और वो ऑफिसर उस वक्त यहाँ मौजूद था। अरहम ने कहकर बात ही ख़त्म कर दी। सही समझे, अहमद ने कहा हमी भरी। उसका मतलब पुलिस, उसका फियांसी और उसकी माँ, साथ उस चेयरमैन के आदमी सब अरहम के पीछे। असल ने कहा, नहीं, पुलिस और वो वकील अरहम के पीछे हैं, जबकि चेयरमैन के आदमी और दानिश असफरा के पीछे हैं। जैन ने बताया। क्या लगता है ये सब आपस में मिलकर काम करें? शेज़ा ने पहली दफ़ा बातचीत में हिस्सा लिया। हो सकता है, अभी हम कुछ भी सही से नहीं कह सकते, लेकिन इस दफ़ा वह ऑफिसर अरहम को नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी उसने उसके चेहरे पर वो निशान जो छोड़ा है। अली लब चबाते हुए बोला, ये भी तो हो सकता है वो सबके सब बस असफरा को लेने आए हो। तुम्हें सिक्योरिटी मजबूत करनी चाहिए। ज़ुबैर ने अरहम की क्या जानिब देखते हुए इस्तज़ाइये कहा, जो मज़े से खाना खाने में मसरूफ़ था।
मेरे ख्याल में तुम्हें उनसे कुछ दिन कहीं और ठहराना चाहिए। शायद कसिनो सैन ने मशवरा दिया। मुझे मेरे ख्याल में जहाँ अस्परा सबसे ज़्यादा महफूज रह सकती है वो सिर्फ अरम के करीब है। शीज़ा ने सुकून से कहा। जिस पर अस्परा का दिल किया वो चिल्लाए, उसे सिर्फ उसी शख्स से दूर जाना है, मगर वो खामोश रही। मेरे ख्याल में हमें पहले उनके प्लान का पता करवाना चाहिए। आखिर उन लोगों की क्या सोच है, वो इतने बड़े शहर में इस वक्त किधर हैं, हमें उन तक पहुँचना होगा। ज़ुबैर ने अरम की जानिब देखते हुए कहा। सही कह रही हो और मुझे उम्मीद है तुम आज से ही उस पर अपना काम शुरू कर दोगे। अरम ने कहा। तो ज़ुबैर ने अपना एक आबरूज कहा है। तुम सच में ये काम कह रहे हो, मुझे कह रहे हो, वो भी उसे के लिए करने के लिए, उसके लिए करूँ मैं? ज़ुबैर ने सिलकते नज़र अशरफ की जानिब देखा। देखते हुए तुमने सुना ज़ुबैर, और मुझे अल्फाज दोहराना पसंद नहीं। अरम के अल्फाज फाइनल थे, जिसके बाद ज़ुबैर चुप रहा और उन लोगों की गुफ्तगू वहाँ ख़त्म हो गई। तो अस्परा शीज़ा की मदद से बर्तन उठाकर किचन की जानिब जाने लगी। कुछ देर बाद जब वो दोनों किचन से निकली तो अस्परा की नज़र अली अहमद और ज़ुबैर के हाथों में मौजूद सामान की जानिब गई। उनमें क्या हो सकता है, कोई लाश, बाजू या फिर कोई जिंदा इंसान? वो खुद से सोचने लगी। उसमें सिर्फ कपड़े हैं, शीज़ा ने हंसते हुए कहा। तो अस्परा ने भी हिचकिचाते हुए मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। सॉरी, मुझे लगा कुछ बहुत भयानक होगा। हाँ हाँ, शुक्र है ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे उम्मीद है तुम्हें हमारा यहाँ रहना बुरा नहीं लगेगा। शीज़ा के अल्फाज पर अस्परा ने नासुबी से उसकी जानिब देखा। क्या तुम्हें अरम नहीं बताया? शीज़ा ने अस्परा को ऐसे देखकर पूछा। नहीं। ओह, मैं, अहमद, अली और ज़ुबैर कुछ दिनों के लिए यहाँ ही रहेंगे। शीज़ा ने कहकर अस्परा के चेहरे को देखा, जिस पर अस्परा ने अपने चेहरे को ब्लैंक रखा। ओह वाह, ये बहुत अच्छी खबर है, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अंदर से वो गुस्से से पागल होने लगी, क्योंकि उन लोगों के होते वो कैसे यहाँ जाएगी यहाँ से? हम लोग सुकून से रहेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी ज़ुबैर तुम्हारे साथ ठीक तरीके से रहे। अब जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया, वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन समझ नहीं आता वो क्यों। शायद अरम आज से पहले किसी लड़की को अपने घर नहीं लाया और वो तुम्हें लेकर सीरियस है, जबकि शायद ज़ुबैर अभी तक तुम पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है वो तुम धोखा दोगी, लेकिन जब वो एक दफ़ा समझ जाएगा तुम ऐसा नहीं हो तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे अरम बहुत ज़्यादा अजीज़ है। शीज़ा उसे तफसील से बताने के बाद आदमियों की जानिब बढ़ गई जो सामान ऊपर लेकर जा रहे थे। तभी अस्परा ने सामने देखा जहाँ अरम असल और जैन के साथ बातों में मसरूफ़ था। जैन ने पलट कर अस्परा की जानिब देखा। कुछ पल उसे देखने के बाद वापस से अरम की जानिब मुतवज्जा हो गया। मुझे जाने से पहले जैन से भी एक आखिरी दफ़ा बात करनी होगी। उसने मुश्किल वक्त में मेरा यहाँ काफ़ी साथ दिया है। कुछ वक्त बाद जब अरसल जैन चले गए तो अस्परा ने एक कदम अरम की जानिब बढ़ाए थे, ताकि उससे उन सब के जाने यहाँ रहने के बारे में बात कर सके। वो सब अभी काउच पर बैठकर टीवी देखने में मसरूफ़ थे। अरम, अस्परा की पुकार पर उसने सवार नज़र से उसकी जानिब देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अस्परा ने उसके बराबर बैठकर सरगोशी नमा कहा। तो वो उठकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया और कुछ ही लम्हों में वो दोनों कमरे में मौजूद थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब हमारे साथ रह रहे हैं। अस्परा ने उसे घूरा। ओह माय गॉड, तुमने इसलिए बुलाया मुझे? मुझे लगा शायद कुछ प्राइवेटली रोमांस करना चाह रही हो। और मुस्कुराते हुए कहा, बताया नहीं? अस्परा ने उसकी बात पर आंखें घुमाते हुए कहा। और जो आपका इंतज़ार करने लगी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब? आज, जब वो आ जाते। वो सुकून से बोला। लेकिन क्यों आए हैं वो लोग, वो और हमारे साथ क्यों रह रहे हैं? और मुझसे दोबारा मत पूछना, है मेरा फैसला है, वो लोग यही रह रहे हैं। मुझे वजह बताएं। अस्परा ने उसके करीब होते हुए पूछा। कुछ काम के लिए। कैसा काम? डेट्स नन ऑफ योर कंसर्न अस्परा। और हमने संजीदगी से कहा। फ़ाइन, लेकिन अभी क्यों? वो लोग कुछ दिनों के बाद यहाँ नहीं रह सकते? अस्परा ने उलझते हुए कहा। क्या मसला है तुम्हें? एक घर मेरा है, मेरी मर्ज़ी, जिसे चाहूँ रखूँ और जिसे चाहे निकाल दो। वो बोलकर उसके पीछे हटा और दरवाजे की जानिब बढ़ गया, मगर उससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता। अस्परा तेज़ी से उसके आगे आकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, मेरा भी है। बीवी हूँ, तुम्हारी बराबर के हिस्सेदार हूँ, इसलिए मेरे फैसले भी मायने रखते हैं। उसके आंखों में देखते हुए बोली, मेरा फैसला फाइनल है। उसे कमर से पकड़कर साइड पर करके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल कर वो उसे बस जाता देख कर रह गई। अरम के जाने के बाद अस्परा का जहन उसे कल के हवाले से टॉर्चर करने लगा। तो यह था आज के नंबर के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नंबर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लगा सब्सक्राइब मेरा चैनल, आपसे प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ, या इस नॉवल का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।